एक ऐसे समय की कल्पना कीजिए जब चीन, कोरिया, तिब्बत, फारस और दक्षिण पूर्व एशिया से छात्र हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते थे। वो भी ऑक्सफोर्ड या हार्वर्ड नहीं, बल्कि भारत। आज से 1500 साल पहले भारत दुनिया के कुछ सबसे महान विश्वविद्यालयों का घर था। टूरिज्मोलॉजिस्ट के इस एपिसोड में हम भारत के इसी खोए हुए ज्ञान साम्राज्य और इन प्राचीन विश्वविद्यालयों की अद्भुत कहानी पर चर्चा करेंगे। अब ये सोचना वाकई हैरान कर देता है कि उस जमाने में दुनिया आखिर पढ़ने कहाँ जाती थी। आधुनिक पश्चिमी शिक्षा केंद्रों के अस्तित्व में आने से सदियों पहले दुनिया भर के लोग शिक्षा के लिए भारत का रुख कर रहे थे। ये कोई छोटे मोटे गुरुकुल नहीं थे, बल्कि विशाल आवासीय परिसर थे जहाँ भव्य पुस्तकालय, हॉस्टल और हजारों छात्र एक साथ रहते थे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हम इन महान परिसरों के उस स्वर्णिम युग से लेकर उनके विशाल ज्ञान नेटवर्क, उनके दुखद पतन और आज के दौर में हेरिटेज टूरिज्म के रूप में उनकी वापसी तक हर एक पहलू को गहराई से समझेंगे। भारत का ये स्वर्णिम युग केवल धर्म तक सीमित नहीं था। सच तो ये है कि प्राचीन भारत के पास दुनिया की सबसे उन्नत और व्यापक ज्ञान प्रणालियों में से एक थी। यहाँ एक बात जो सबसे दिलचस्प है वो ये कि इन परिसरों में दाखिला लेना बिल्कुल आसान नहीं था। इनकी प्रवेश परीक्षाएं बेहद कठिन हुआ करती थी और एक बार दाखिला मिलने पर यहाँ गणित, खगोल विज्ञान और आयुर्वेद से लेकर राजनीति, सैन्य विज्ञान, वास्तुकला और तर्कशास्त्र जैसे ढेरों विषय पढ़ाए जाते थे। यानी विज्ञान और कला दोनों का एक बेहतरीन संतुलन था। इसीलिए ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे मशहूर चीनी यात्रियों ने भारत को एशिया की बौद्धिक राजधानी कहा था। ये केंद्र सचमुच में अंतर्राष्ट्रीय कैंपस की तरह काम करते थे, जो दुनिया भर के सबसे महान विचारों को एक ही जगह खींच लाते थे। अब बारी आती है दुनिया के कुछ सबसे दिग्गज शिक्षण संस्थानों को करीब से जानने की, और इसकी शुरुआत एक ऐसे नाम से होती है जिसने भारत को मध्य एशिया और सिल्क रूट से जोड़ दिया था। हम बात कर रहे हैं तक्षशिला की, जिसे टैक्सिला भी कहा जाता है और जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। ये दुनिया के सबसे शुरुआती उच्च शिक्षा केंद्रों में से एक था। बाकी बड़े शिक्षण संस्थानों के अस्तित्व में आने से सदियों पहले ही तक्षशिला वैश्विक ज्ञान का नेतृत्व कर रहा था। तक्षशिला का पैमाना इतना बड़ा था कि यहाँ के छात्र लगभग 60 अलग-अलग विषयों में महारत हासिल करते थे। चिकित्सा से लेकर व्याकरण और राज्य चलाने की कला तक यहाँ सब कुछ सिखाया जाता था। और अगर यहाँ से पढ़े हुए पूर्व छात्रों की बात करें तो वो सूची इतिहास के किसी एनसाइक्लोपीडिया जैसी लगती है। चाणक्य, पाणिनि और चरक जैसे महान दिग्गजों ने यहीं से शिक्षा पाई थी, जिन्होंने आने वाली कई सदियों तक राजनीति, भाषा विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र को आकार दिया। तक्षशिला के बाद आइए एक ऐसे नाम की ओर बढ़ते हैं जिसने शिक्षा के पैमाने को और भी विशाल बना दिया, नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल के दौरान बिहार में बना नालंदा दुनिया के पहले महान आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक था। इसकी सबसे खास बात इसका विशाल आकार था। अपने सबसे सुनहरे दौर में नालंदा में एक साथ 10,000 छात्र रहकर पढ़ाई करते थे। जरा सोचिए, उस दौर में 10,000 छात्रों का एक ही कैंपस में रहना कितनी बड़ी बात थी। और सिर्फ छात्र ही नहीं, उन्हें पढ़ाने और मार्गदर्शन देने के लिए लगभग 2,000 शिक्षकों का एक बेहद काबिल स्टाफ भी मौजूद था। ये अपने आप में एक पूरा का पूरा शिक्षा का शहर था। इस पूरी शैक्षणिक चमक का दिल था धर्मगंज, नालंदा का वो विशाल पुस्तकालय परिसर जिसमें हजारों अमूल्य पांडुलिपियां रखी हुई थीं। यही वो ज्ञान का खजाना था जो पूरी दुनिया को नालंदा की ओर खींचता था। लेकिन नालंदा और तक्षशिला तो बस एक बहुत बड़े नेटवर्क के दो चमकते सितारे थे। प्राचीन भारत में ज्ञान का ये उपमहाद्वीप बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। अगर इस नेटवर्क को देखें तो गुजरात में वल्लभी से लेकर कश्मीर में शारदा पीठ तक हर जगह एक अलग खासियत थी। बिहार में विक्रमशिला और उदंतपुरी बौद्ध शिक्षा के बड़े केंद्र थे। ओडिशा का पुष्पगिरी समुद्री व्यापार से जुड़ा था, तो वहीं बंगाल के सोमपुरा का वास्तुकला प्रभाव पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में देखा जाता था। जगद्दल और मिथिला स्कूल दर्शन और पांडुलिपियों के अनुवाद के लिए मशहूर थे। ये वाकई में कमाल का नेटवर्क था। दुर्भाग्य से यह स्वर्णिम युग हमेशा के लिए नहीं टिक सका। वक्त के साथ इतिहास की कुछ ऐसी चुनौतियां सामने आईं
जिन्होंने इन महान परिसरों का पतन कर दिया। ये पतन अचानक नहीं हुआ। ऐतिहासिक आक्रमणों, राजनीतिक अस्थिरता और राजाओं से मिलने वाले संरक्षण के छीन जाने से ये सब धीरे धीरे हुआ। वो राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता ही खत्म हो गई जो इतने बड़े संस्थानों को चलाने के लिए जरूरी थी। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हमें बताते हैं कि मध्ययुगीन आक्रमणों के दौरान नालंदा और विक्रमशिला के पुस्तकालयों का विनाश एक बहुत बड़ी त्रासदी थी। अनगिनत वैज्ञानिक और दार्शनिक किताबें हमेशा के लिए नष्ट हो गईं और पीछे रह गए तो सिर्फ उनके खंडर। ये पूरी दुनिया के ज्ञान का एक ऐसा नुकसान था जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती। भले ही इमारतें गिर गईं, लेकिन वे जीवित बचे खंडहर आज भी हार नहीं माने हैं। वे आज भी भारत की बौद्धिक महानता की कहानी पूरे गर्व से सुनाते हैं। आज ये प्राचीन खंडहर सिर्फ पत्थर नहीं है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन चुके हैं जो दुनिया भर से इतिहासकारों और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। ये हेरिटेज टूरिज्म का एक जीता जागता उदाहरण है और सबसे अच्छी बात यह है कि आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय को उसी गौरवशाली ज्ञान विरासत से फिर से जोड़ने के लिए नया रूप दिया गया है। ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान ही भारत की सबसे बड़ी सभ्यतागत ताकत थी। एक समय था जब भारत ने सचमुच पूरी दुनिया को शिक्षित किया था। अगर इस प्रस्तुति ने इतिहास को और गहराई से जानने की जिज्ञासा पैदा की है, तो विरासत, पुरातत्व और ऐतिहासिक पर्यटन पर ऐसे ही और भी वीडियो के लिए टूरिज्मोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करना न भूलें।